Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 2nd April 2025. 2 अप्रैल 2025 है. Let's start from our first question. Before we start our first question, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, इसको बढ़ाओ. ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस बनाने में. ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टी इन इंडिया. ठीक है, भारत में जितने डायनेस्टी हुए थे एंशियंट टाइम पर, ठीक है, उन सब में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव वेयर द मेजर रॉयल पैटर्न ऑफ द महाबोधि टेम्पल. जिसमें कह रहा है कि जिसमें से कौन सा डायनेस्टी है जो पैटर्न ऑफ द महाबोधि टेम्पल, ठीक है, महाबोधि टेम्पल का जो पैटर्न है उस पर है. ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन कहता है मौर्य. बहुत इजी क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑप्शन कहता है मौर्य डायनेस्टी, सेकंड सुंगा डायनेस्टी, थर्ड गुप्त डायनेस्टी, फोर्थ पाल डायनेस्टी. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा डायनेस्टी है, कौन कौन सा डायनेस्टी है जो रॉयल पैटर्न ऑफ महाबोधि टेम्पल में आता है. ओके, बताओ. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबके सब सही होंगे तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चारों के चारों डायनेस्टी जो है आपका रॉयल पैटर्न ऑफ महाबोधि टेम्पल का है. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक, द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज अरेंज द गिवन प्लैनेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मून्स ऑर्बिटिंग देम. ठीक है, कह रहा है कि अरेंज कीजिए प्लैनेट को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द नंबर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मून ऑर्बिटिंग दिम. ठीक है, कितना नंबर ऑफ कितने मून जो है उनके अराउंड घूम रहे हैं और ऑर्बिट कर रहे हैं. ठीक है, जिसमें से आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं ऑप्शन में से आपको बताना है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन डिसेंडिंग ऑर्डर में कह सकते हो कि नंबर ऑफ मून किसके किसके पास हैं. ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका कहता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में नेपच्यून. बी कहता है सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, लास्ट में इसमें भी है. सी कहता है आपका पहले सैटर्न है, उसके बाद जुपिटर कह रहा है, उसके बाद नेपच्यून कह रहा है, उसके बाद यूरेनस कह रहा है. डी कहता है जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा है जहाँ पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पर कह सकते, डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पर कह सकते हैं हम लोग कि मून की जो ऑर्बिटिंग जो है उस पर है. ठीक है, इन चारों में से तो बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. जैसे क्या होगा, सैटर्न के पास आपका कितना 274 है. ठीक है, 274. उसके बाद आगे बात कर लिया जुपिटर के, तो जुपिटर के पास जो है वो आपका हो जाएगा 95. ठीक है, 95. ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, यूरेनस के पास 28 हो जाएगा, 28. नेपच्यून के पास आपका जो है वो हो जाएगा 16. ठीक है, जुपिटर के पास आपका 18 है और सैटर्न के पास आपका कितना है, आपका सैटर्न के पास हमने जो बताया था वो 274 है. ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा. ठीक है, जैसे फिर से देख लेते हैं, 274, जुपिटर आपका हो जाएगा 95, उसके बाद 28, 28, उसके बाद 16. ठीक है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर बी. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक, द थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री. ये सारे देशों का नाम दिए हुए हैं जिसमें से आपको बताना है कि हाउ मेनी अबव कंट्री आर द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको बिम्स्टेक कहते हैं. ठीक है, तो कौन कौन से कंट्री हैं जो बिम्स्टेक का पार्ट है, मेंबर हैं, इनमें से कौन कौन से कंट्री है जो बिम्स्टेक ग्रुप का मेंबर है. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन कौन से हैं. फर्स्ट ऑप्शन आपका कहता है इंडिया, सेकंड कह रहा है चाइना, थर्ड कहता है इंडोनेशिया, फोर्थ कहता है थाईलैंड. तो बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंडिया हो जाएगा और फोर्थ थाईलैंड हो जाएगा. चाइना और इंडोनेशिया नहीं है जी. ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, इंडिया एंड थाईलैंड. ओके, अब बिम्स्टेक को देख लेते हैं थोड़ा. ठीक है, तो बिम्स्टेक की हम बात कर ली जाए तो बिम्स्टेक जैसा हमने पता किया बिम्स्टेक को, तो हमें क्या क्या है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है, जो कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, वॉज एस्टैब्लिश अंडर 1997, 6 जून 1997, यानी 6 जून 1997 को इस्टेब्लिश की गई थी. साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन. ठीक है, और उस समय बैंकिंग डिक्लेरेशन को साइन किया गया था. ठीक है, अब बिम्स्टेक की बात कर ली जाए तो इनिशियली में जब बिम्स्टेक बना था तो उसमें कितने कंट्री थे, उसमें केवल और केवल 4 कंट्री थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड. ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का इवोल्यूशन हुआ, उसके साथ साथ उसमें मेंबर जुड़ते गए. ठीक है, तो जिसमें अब जाकर के क्या नाम बना है, बिम्स्टेक बना है, जिसमें आपका म्यांमार आपका 1997 में जुड़ा, भूटान और नेपाल आपका 2004 में आके जुड़ा. ठीक है, यानी टोटल आपके कंट्री कितने, 7 है. ठीक है, बांग्लादेश अभी की बात कर ली जाए तो टोटल कितने हैं, 7 है, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है, भूटान,
उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार। ठीक है, तो ये आपके टोटल कितने हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो टोटल कितने हैं आपके 7 देश हैं। ठीक है, 7 में से कौन कौन से, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल और म्यांमार। ठीक है, इनिशियली में ये 4 देश ही थे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, जाते जाते एक और न्यूज़ दे देता हूँ मैं आप लोग को। अभी आरबीआई ने क्या किया है, एक नोटिस, आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया, अनाउंस किया है कि आरबीआई के पास 2000 के नोट जो हैं वो 98% तक आ चुके हैं, रिटर्न हो चुके हैं बैंकों के पास। ठीक है, आरबीआई ने कहा कि जितने 2000 के नोट्स हैं वो रिटर्न हो चुके हैं। ठीक है, बाकी जो मार्केट में यानी जो पब्लिक में है लगभग 2% के नोट बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यूज़ था कि आरबीआई के पास 2000 के नोट जो बंद हुए हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, नाउ थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ. Today is 3rd April 2025. Let's start from our first question. Look, the first question is, which of the following statement are correct in the respect of significance of the regulatory form in the international trade? ठीक है, अभी देखो इंटरनेशनल ट्रेड की बात ऐसे आया है कि जो USA है, ठीक है, वहाँ एक न्यू प्रेसिडेंट बनाएगा डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, टैरिफ इम्पोज किया है। ठीक है, न्यू टैरिफ इम्पोज किया है। तो बात इंडिया की कर ले तो इंडिया पे उन्होंने जो टैरिफ लगा दिया है वो 26% का है। ठीक है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है USA की तरफ से। ठीक है, और हम USA पे जो टैरिफ इम्पोज करते हैं वो 52% का है। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका इसलिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के क्या क्या सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है वो आपको बताना है। ओके, तो बताओ तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन द सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलेटरी रिफॉर्म इन इंटरनेशनल ट्रेड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है। ओके, स्टेटमेंट सेकंड की बात कर ली जाए तो वो इनकरेक्ट है, क्योंकि कह रहा है दे हैव नो इम्पैक्ट ऑन डिजिटल सर्विस ट्रेड। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको जो डिजिटल सर्विस ट्रेड जो है वो हाईली डिपेंड होता है रेगुलेशन, ऐसे रेगुलेशन और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, साइबर सिक्योरिटी रूल्स को बेस पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपको डिजिटल सर्विस ट्रेड पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और फर्स्ट और थर्ड सही है, जिसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका कहता है कंसिडर द फॉलोइंग रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी देखो वक्फ, ठीक है, वक्फ की जो बिल लाई गई है, अमेंडमेंट बिल लाई गई है आपको लोकसभा में। ठीक है, तो लोकसभा मतलब रात 2 बजे तक आपको लोकसभा चलती रही थी, पार्लियामेंट हमारा खुला हुआ था। ठीक है, जिसपे कंटिन्यूस 8 घंटे तक बहस चली है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह सकते हो, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा से पास हो गई है और राज्यसभा में गई है। ठीक है, तो जिसके रिगार्डिंग ये स्पीकर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकसभा को लेकर के। ठीक है, क्योंकि वहाँ बिल को पास करना कितने मतों से पास किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये टोटल डिसाइड कौन करता है, आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, तो देखो पहला स्टेटमेंट कहता है, नाउ कम टू द क्वेश्चन। आपका पहला स्टेटमेंट कहता है द स्पीकर डिसीजन ऑन द मनी बिल इज फाइनल। ठीक है, स्पीकर का डिसीजन जो होता है मनी बिल पे वो फाइनल होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द स्पीकर डज नॉट वैकेट ऑफिस इफ दे रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन। ठीक है, कह रहा है स्पीकर जो है डज नॉट वैकेट ऑफिस इन इफ दे रिजाइन फ्रॉम द, कह रहा है स्पीकर की जो सीट है वो कभी भी वैकेट नहीं जाएगी अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से, जिस पार्टी से वो आता है उस पार्टी से इस्तीफा दे दे इलेक्शन के बाद। तो ठीक है, थर्ड कहता है द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड ओनली द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी। ठीक है, कह रहा है जो स्पीकर जो है केवल और केवल हटाया जा सकता है मतलब मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी के बिहेवियर पे। ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं तब। ओके, तो बताओ कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ये करेक्ट है वो आपको बताना है, बताओ तो। और अभी जो प्रेजेंट की बात कर लीजिए तो अभी कौन है आपके स्पीकर, तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, ओम बिरला जी हैं आपके प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर। ओके, तो बताओ
सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है, स्पीकर जो है वही फाइनल डिसीजन लेता है मनी बिल पर, ओके। थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकंड आपका करेक्ट है कि ये सीट जो है वैकेंट नहीं है और डज नॉट वैकेंट इफ दे रिजाइन, अगर वो रिजाइन कर देता है तो स्पीकर की सीट वैकेंट नहीं होती है, ओके। क्योंकि अगर कोई मेंबर स्पीकर के लिए चुना जाता है तो वो जिस पार्टी से है, मौजूदा जिस पार्टी से संबंध रखता हो, बिलोंग करता हो, उस पार्टी को उसको त्याग देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो न्यूट्रल डिसीजन ले सके। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट कैसे है? तो जो ये कह रहा है कि ऑन द ग्राउंड, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ ए मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी, नहीं जी। इफेक्टिव मेजोरिटी में आपको इलेक्शन लोकसभा से ये बिल पास की जाएगी, ठीक है, टोटल, तब जा करके स्पीकर को हटाने की कार्रवाई की जा सकती है, ओके। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? बी सही होगा, ओनली टू, ओके। फर्स्ट और सेकेंड आप स्टेटमेंट सही है, थर्ड आपका गलत है, ओके। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो, धन्यवाद। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ. Today is 4th April 2025. Let's start from our first question. Before we start the first question, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और मेहनत भी। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द, ओके एक मिनट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार मीनार इन हैदराबाद, ठीक है। चार मीनार जो कि हैदराबाद में है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट कहता है इट वॉज बिल्ट बाय द मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन 1591 टू कमेमोरेट द इरेडिकेशन ऑफ द डेडली प्लग इन हैदराबाद, ठीक है। कह रहा है ये जो है ये बनाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1551 में, ठीक है। तो और सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द मोनूमेंट फोर ग्रैंड्स आर्क एंड मिनट सिम्बलाइज द फोर कार्डिनल डायरेक्शन और द फर्स्ट फोर क्लिप ऑफ इस्लाम एंड इंटीग्रेट द पर्शियन आर्टिकल्चर इन्फ्लुएंस, ठीक है। कह रहा है कि जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स में देखोगे आप कि इसमें ना ऐसे चार पिलर जो बने हुए हैं चार मीनार में, इसीलिए इसका नाम चार मीनार रखा गया है। तो ये जो चार पिलर ये सिंबलाइज करते हैं आपके कार्डिनल डायरेक्शन को, ठीक है, जो चार कार्डिनल डायरेक्शन है उसको सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। और जो है फर्स्ट फोर क्लिफ ऑफ इस्लाम को भी ये क्या कह सकते हो बताते हैं, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है चार मीनार जो कि हैदराबाद में है उसको लेके करेक्ट है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट सेकंड की बात कर लें तो स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत है, ठीक है। तो जिसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ओनली वन, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग कैसे है। तो देखो ये बात कर रहा है ना इस्लाम एंड इंटीग्रेटेड पर्शियन आर्टिकल्चर इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये नहीं, ये सिर्फ आपका पर्शियन आर्टिकल्चर इन्फ्लुएंस को क्या कर सकते हो उनके द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया है, ना कि इस्लाम को लेकर के, ओके। तो देखो हम देखते हैं कि ये चार मीनार है क्या, ठीक है। तो देखो चार मीनार आपका सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था 1591 में, ठीक है। उसके बाद ये बात कर लीजिए आगे, तो ये जो है जो चार फोर पिलर हैं वो फोर पिलर किसको सिंबलाइज करते हैं? इंटीग्रेटेड पर्शियन आर्टिकल्चर इन्फ्लुएंस को, ठीक है। और इसकी बात कर ली जाए आर्किटेक्ट तो ईरानियन आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था मीर मोमिन अस्त्रवादी, जो कि वहीं हैदराबाद में सेटल्ड हो गए थे, चार मीनार को जिन्होंने डिज़ाइन किया था, ओके। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड आपका गलत है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन आर्टिक प्रोग्राम, ठीक है। इंडियन आर्टिक प्रोग्राम को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ओके। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडियाज आर्टिक रिसर्च इंक्लूड द एटमॉस्फेरिक बायोलॉजिकल मेरीन एंड अर्थ साइंस। तो देखो बात करता है कि इंडिया आर्टिक रिसर्च जो है वो इंक्लूड किसको किसको उसमें शामिल किया गया। तो उसमें जो होता है रिसर्च के पर्पस पे, रिसर्च जो होता है वो एटमॉस्फेरिक पर्पस पे रिसर्च होता है, बायोलॉजिकल रिसर्च होता है, मैरीन रिसर्च होता है और अर्थ साइंस के बारे में भी रिसर्च होता है, ठीक है। ये आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट आपका कहता है इंडिया एस्टैब्लिश इट्स आर्टिक
रिसर्च सेंटर नेम्ड हिमाद्री इन 2008। इंडिया जो है अपना आर्टिक रिसर्च स्टेशन जो है वो 2008 में बनाता है, जिसका नाम उसने हिमाद्री रखा है। थर्ड कहता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इज द नोडल एजेंसी ऑफ इंडियन आर्टिक प्रोग्राम। ठीक है, कह रहा है NCPOR जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है, ठीक है, वो एक नोडल एजेंसी है किसका? इंडियन आर्टिक प्रोग्राम का। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंडियन आर्टिक प्रोग्राम को लेकर के। बताओ इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड आपका गलत है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर नहीं आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये साइंस एंड टेक के अंडर नहीं आता है। ओके, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द थर्ड क्वेश्चन इज द हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड्स बिलोंग्स टू। ठीक है, कह रहा है हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड है जो कि कौन से कंट्री में है वो आपको बताना है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में रहा है इस साल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है आपका न्यूजीलैंड, दूसरा कहता है कनाडा, तीसरा कहता है साउथ अफ्रीका, फोर्थ कहता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड है जो कहाँ है ये आपको बताना है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑस्ट्रेलिया के नियर बाई में आपका क्या है? बिलोंग्स करता है हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड। ठीक है, कैसे? तो देखते हैं थोड़ा मैप में। देखो, जब मैप की बात करेंगे तो मैप में देखेंगे तो देखो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ देखो क्रिसमस आइलैंड है। ठीक है, और इसी के ठीक साउथ वेस्ट में आप देखोगे तो हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड है जो कि यहाँ है। ओके, यहाँ सिचुएटेड है हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ आपका हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन, एक सेकेंड, हाँ, आपका करेक्ट ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 5th April 2025. Let's start from our first question. Look, our first question is, देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 293 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 293 के तहत कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ओके, हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है द सेंटर कैन इम्पोज द कंडीशन ऑन द लोन गारंटेड टू स्टेट्स। ठीक है, हमारा पहला कहता है कि सेंटर कैन इम्पोज द लोन कंडीशन, आपको जो लोन है वो कुछ वो स्टेट पर इम्पोज कर सकती है कि स्टेट को वो लोन चुकानी है। ठीक है, सेकंड कहता है स्टेट कैन बोरो द एक्सटर्नली विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द यूनियन। ठीक है, कोई भी राज्य आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी यूनियन से, संघ से कंसेंट लेकर के, उनका समर्थन लेकर के, उनकी मंजूरी लेकर के किसी बाहर से कर्ज ले सकती है। तीसरा कहता है द स्टेट कैन बोरो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेट फंड। ठीक है, कोई भी स्टेट जो है कंसोलिडेट फंड के बेस पर, यानी उसको कह लीजिए, उसको कंसोलिडेट बेस को गिरवी रख के एक तरीके से वो बोरो कर सकती है, क्या कर सकती है, कर्ज ले सकती है। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 293 के अंडर आता है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट ऐसे है कि देखो जो आर्टिकल 293 ए है, फर्स्ट है, वो आपको ये थर्ड स्टेटमेंट उसके अंडर आता है। सेकंड, अब उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट आर्टिकल 293 टू के तहत आता है, और थर्ड आपका आर्टिकल 293 थर्ड के अंडर आता है। ओके, सेकंड आपका। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं 293 के रिगार्डिंग। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन ऑल 3। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोर एंड बफर जोन ऑफ द टाइगर रिजर्व। कोर और बफर जोन ऑफ द टाइगर रिजर्व जो है उसको लेकर के कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, जो आपको इनकरेक्ट है इसमें से, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। देखो,
इसमें जो करेक्ट आपको हो जाएगा, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। सेकंड गलत है, थर्ड करेक्ट है। तो हमें क्या चुनना था, हमें ढूंढना था इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड हमारा इनकरेक्ट तो है, इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट में हमें ढूंढना है, तो वो हमें मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ओनली 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 7th अप्रैल 2025, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लुक, बिफोर वी स्टार्ट, आप लोग अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ जाइए, वहाँ इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। या कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग BT कॉटन। BT कॉटन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। ओके, तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट में से जो BT कॉटन को लेकर के स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो बताओ तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आप लोग को BT कॉटन के लिए। 10 सेकंड का टाइम मिलता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और आपका स्टेटमेंट सेकंड है जो गलत है। ओके, तो क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली 1, कि हाँ BT कॉटन जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है जो कि प्रोड्यूस करता है आपका टॉक्सिन। ओके, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड आपका गलत है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका ए ओनली 1। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, the next question is, consider the following statement regarding the genetic engineering appraisal committee। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, तो बताओ इसमें से जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ अ स्टेटरी बॉडी फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ये कह रहा है एक स्टेटरी बॉडी है जो कि साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। सेकेंड कहता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रेजल ऑफ द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिकमेंडेड इन सर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम अ विजुअल इन्वायरमेंटल एंगल। ओके, कह रहा देखो ये रिस्पॉन्सिबल होता है अप्रेजल फॉर द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग इन लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो यूज़ हम करते हैं हैजार्डस ऑर्गेनिज्म का या टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म का लार्ज स्केल पे, तो उसके अप्रेजल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन जिम्मेदार माना जाता है बेसिकली, तो किसके अंडर में होता है वो, तो वो बेसिकली होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के अंदर। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। तो बताओ इस दोनों स्टेटमेंट में से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो देखो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, सेकंड आपका करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऐसे इनकरेक्ट होगा कि देखो बात करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की, तो वो स्टेटरी बॉडी तो है पर वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर नहीं आता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट के अंडर आता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, ओनली टू ओनली। ओके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो BT कॉटन को लेकर के ये हो गया हमारा आज का डेली करेंट अफेयर MCQ। दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो। जय हिंद। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करेंट अफेयर MCQ। टुडे इज 8 April 2025. Let's start from our first question. Look, our first question is, consider the following statement regarding the 3 जॉर्ज अंटार्कटिक आइस। ठीक है, 3 जॉर्ज अंटार्कटिक आइस के बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसका पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज़ अ रेडियो टेलीस्कोप दैट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। ठीक है, कह रहा है कि एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसका रिसर्च स्टेशन जो है अंटार्कटिका में है। दूसरा कहता है इट इज़ अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ ए नासा एंड जासा। ठीक है, कह रहा है एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसका नासा का और JXA का है। ओके, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है 3 जॉर्ज अंटार्कटिक आई को लेकर के, बताओ।
सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है। ये आपका नासा और जेक्सा का प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपका चाइना का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये आपका चाइना का प्रोजेक्ट है 3 जॉर्ज अंटार्कटिक आई, ओके, ठीक है। तो जिसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ओनली 2, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, the next question is consider the following statement regarding the prevention of money laundering act, जिसको आप लोग फेमस PMLA एक्ट कहते हैं, जो 2002 में आया था। तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसको आप ED कहते हैं, कैन अरेस्ट द इंडिविजुअल विदाउट अ वारंट इफ़ दे हैव मटेरियल एविडेंस सजेस्टिंग द इन्वॉल्वमेंट इन मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। कह रहा है ED किसी इंडिविजुअल को भी अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के, अगर उन ED को लगता है कि उस शख्स के पास कोई ऐसा सबूत है जो किसी केस या किसी मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में वो भी इन्वॉल्व है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है अंडर PMLA द बर्डन ऑफ द प्रूफ लाइज विद द प्रोसिक्यूशन टू एस्टैब्लिश दैट अ प्रॉपर्टी इज लिंक्ड टू मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। कह रहा है कि अंडर PMLA बर्डन ऑफ ए प्रूफ होता है जिसमें ये दिखा जाता है कि प्रोसिक्यूशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा कि द प्रॉपर्टी इज लिंक टू द मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। जो भी मौजूदा वो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगा, मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक खाती है, मिलती जुलती है, ये आपको प्रोसिक्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ ये PMLA जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 में जो आया था, 2002 में जो आया था, वो उसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो आपको बताना है। तो बताओ। लुक, तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जिसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओनली वन, केवल स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकेंड आपका गलत है, ओके। तो ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो जाएगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 9th April 2025। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लुक, बिफोर वी स्टार्ट, आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, और अगर इसका PDF चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ आपको इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ओके। नाउ और फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू, ठीक है। बेसिकली बात कर रहा है ये आर्टिकल 142 कहता क्या है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 142 है वो किसके बारे में है, ठीक है। फर्स्ट कहता है, ए आपका ऑप्शन है कि प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, ठीक है। कह रहा है एक एडवाइजरी ओपिनियन प्रोवाइड करता है भारत के राष्ट्रपति को क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब संविधान के, मतलब जो भी कानून होती हैं उस पर, ठीक है। बी कहता है डिक्लेयर द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट वॉइड इफ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कह रहा है कि डिक्लेयर कर देगा कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट के द्वारा पास की जाती है तो उसको सही किया जाएगा अगर वो लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं भी करती है, वायलेट करती है फिर भी। ये आपका बी ऑप्शन कह रहा है। सी कह रहा है कि पास एनी डिक्री और मेक एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग द कंप्लीट जस्टिस इन आर्टिकल, यहाँ शायद मिसप्रिंट है, एक सेकेंड, इन काउज ऑफ मैटर पेंडिंग बिफोर इट, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी डिक्री और कोई भी ऐसा ऑर्डर होता है जो नेसेसरी होती है जस्टिस के लिए, वो पास कर दिया जाएगा, ठीक है। डी आपका कहता है एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नर ऑफ इंडिया और वन और मोर देन स्टेट, ठीक है। कह रहा है कि राज्य और राज्यों, एक राज्य दूसरे राज्यों के बीच या राज्य वर्सेस यूनियन के बीच में जो डिस्प्यूट होती है उस मैटर को देखेगा। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो बताता है आपका कि आर्टिकल 142 क्या कहता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ओके। सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 142 को लेकर के, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, ठीक है। भारत में जो राज्यपाल हैं उनको लेकर के कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो पूछ रहा है, ठीक है। याद रखना यहाँ
इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो बात इतनी ऐसी है कि अभी क्या हुआ है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेट गवर्नर को क्या किया है, उनको ऐसा बोल सकते हैं कि फटकार लगाई है कि आप कोई भी बिल अपने पास नहीं रख सकते हो, उसको आगे आपको फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ये मामला हाईलाइट है गवर्नर को लेकर के, ओके। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है गवर्नर के लिए, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है भारत के जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और जब चाहें राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं, उन्हीं की कृपा पर ये कह सकते हैं राज्यपाल आपका पद ग्रहण किए रहते हैं, ठीक है। ये आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट आपका कहता है द क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर इंक्लूड दैट दे मस्ट बी एटलीस्ट 35 ऑफ ईयर एज एंड अ रेसिडेंट ऑफ स्टेट वेयर दे आर अपॉइंटेड, ठीक है। कह रहा है कि किसी को गवर्नर बनने के लिए जो महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं वो आपका है कि वो 35 साल का होने चाहिए, ठीक है। और जिस भी स्टेट में बन रहे हैं उस स्टेट के वो रेसिडेंट होने चाहिए। थर्ड कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नमेंट, ठीक है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, जो भी न्यूली आपको नया जो भी राज्यपाल बनते हैं उनकी नियुक्ति में शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है आपका, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कह रहा है, ओके। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गवर्नर को लेकर के। देखो अब इसमें से देखो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है वो करेक्ट है, ठीक है, कि गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो अपॉइंट किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। दूसरा आपका गलत है। दूसरा आपका गलत ऐसे है कि ये जो कह रहा है कि 35 ऑफ ईयर एज होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन जो कह रहा है रेसिडेंट होना चाहिए उस स्टेट का, उस राज्य का, वो निवासी होना चाहिए, वो नहीं है। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उस राज्य का वो निवासी हो, ओके। थर्ड भी आपका गलत है। थर्ड आपका गलत कैसे है, जो कह रहा है कि राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, नहीं जी। जिस भी स्टेट में अगर गवर्नर बनाया जा रहा है उस स्टेट का जो हाई कोर्ट का CGI होता है ना, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, वो ओथ दिलाते हैं गवर्नर को, ठीक है, ना कि प्रेसिडेंट, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 गलत हो जाएंगे और हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो ओनली 2 होप का होगा ऑप्शन, केवल 2, 2 एंड थर्ड आपका हो जाएगा, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर एसेंट टू स्टेट बिल, ठीक है। कह रहा है कि इसमें से बताइए गवर्नर का एसेंट जो स्टेट बिल में, अगर बिल जो पास होती है, कोई भी अध्यादेश जो पास होता है, अध्यादेश कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कोई भी विधेयक जो पास होती है, बिल जो पास होती है, हमें पता है कि स्टेट में भी क्या होती है, जैसे हमारा लोकसभा में होता है, कोई भी पास होती है लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा जाती है, उसके बाद प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं, मतलब साइन करते हैं, ओके, ठीक है। इसी तरीके से ये राज्य में भी होता है, कोई भी बिल अगर पास होती है तो आपका विधानसभा, उसके बाद अगर विधानमंडल है तो विधानमंडल, उसके बाद आपका गवर्नर के पास साइन के लिए जाता है, उसके बाद वो बिल कानून बन जाती है, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है कि गवर्नर का जो एसेंट और बिल पर है वो उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, गवर्नर की जो मंजूरी है किसी भी बिल पर, स्टेट बिल पे, उसके बारे में ये क्वेश्चन है, ओके। और इसके लिए हमें करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द गवर्नर कैन गिव एसेंट, विथ होल्ड एसेंट और रिटर्न एनी बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। कह रहा है राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी बिल में मंजूरी दे सकते हैं, या उसकी सहमति नहीं दे सकते, या वापस उसको लौटा सकते हैं, या उसको विद होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये आपका पहला स्टेटमेंट कहता है। कोई भी कानून, कोई भी विधेयक आती है उनके पास, तो ठीक है। उसके बाद बी सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द स्टेट लेजिस्लेचर पास द बिल अगेन द गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू गिव एसेंट, ठीक है। कह रहा है कि अगर वो लौटाते हैं विधेयक को वापस, बिल को, और उसके बाद वापस वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर के गवर्नर के पास आती है, तो गवर्नर के पास ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड होता है, अनिवार्य होता है कि अब उनको एसेंट देना है, अब उनको साइन करना है, मंजूरी देनी है, ठीक है। थर्ड आपका कहता है द गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन फॉर द प्रेसिडेंट इफ इट अंडरमाइन द पावर ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। कह रहा है कि गवर्नर के पास ये अधिकार है कि वो रिजर्व कर सकता है किसी बिल को कंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति के पास, ठीक है, अगर उसे लगता है कि ये अंडरमाइन कर रहा है पावर ऑफ हाई कोर्ट को लेकर के, ओके। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है गवर्नर के एसेंट स्टेट बिल को लेकर के, ओके।
सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपका स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट गलत हो जाएगा इसलिए क्योंकि गवर्नर जो है वो एसेंट दे सकती है, एनी बिल है, यहाँ किसी भी बिल को नहीं दे सकती है, सिर्फ और सिर्फ आपको सारे बिल्स दे सकती है, लेकिन मनी बिल में गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। मनी बिल में गवर्नर के पास ऐसा पावर नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल में गवर्नर के पास ऐसा पावर है, ओके। तो उसके रिगार्डिंग हमारा ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, इन दोनों। तो उसके रिगार्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी हो जाएगा, ओनली 2, ओके। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सेकंड और थर्ड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका, ठीक है। देखो कहता क्या है, द गवर्नर कैन गिव एसेंट और विद होल्ड द एसेंट, ठीक है, एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मनी बिल के पास, गवर्नर के पास ऐसा पावर नहीं है, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो। थैंक यू। Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 10th April 2025. Let's start from our first question. Before we start our first question, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, जिसको हम HPV कहते हैं, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है HPV इज अ RNA वायरस दैट इन्फेक्ट द एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। कह रहा है कि HPV जो है, जो RNA वायरस है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू पर इन्फेक्ट करता है, ठीक है। आपको पता होगा कि आपने जब टिश्यू पढ़ा होगा स्कूलों में या ऐसे भी पढ़ा होगा, तो टिश्यू में दो तीन टाइप्स के टिश्यू होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द आपका क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, ओके। उसके बाद आपका सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट इज़ प्राइमरली स्प्रेड थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, ठीक है। कह रहा है कि ये कैसे फैलता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं तो कभी कभी होता क्या है ना, कि आपके बोलने के दरमियान आपके मुंह से थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जिसके कारण सामने वाले पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है, ओके। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज सर्टेन टाइप्स ऑफ HPV कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेवरल ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग द सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। कह रहा कुछ टाइप्स के ऐसे जो HPV हैं, जो जिनमें बहुत हायर चांस होता है, जिसमें ये चांस होता है, रिस्क होता है, जिससे आपको क्या हो सकता है, सेवरल टाइप ऑफ कैंसर हो सकता है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, ओके। तो बताओ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। देखो आपका जो इसमें स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, केवल थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। और आपको बाकी दोनों फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड गलत हैं, फर्स्ट और सेकंड गलत हैं। कैसे गलत है? देखो ये जो कह रहा है RNA वायरस नहीं जी, RNA वायरस नहीं है, एपिथेलियल ह्यूमन पैपिलोमा डिजीज, ये आपका क्या है, DNA वायरस है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि DNA वायरस है, ठीक है। और सेकंड आपका कहता है कि ये स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, नहीं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के नहीं थ्रू होता है। इसके फैलने का जो रीज़न है वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और नहीं तो सेक्सुअल एक्टिविटी में ये फैलता है, ओके। और आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ओके। तो केवल थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उसमें क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, वन एंड ओनली, केवल एक ही सही होगा, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक द सेकंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर लाइकली टू एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ रेपो रेट कट, ठीक है। कह रहा है इसमें से आपको बताना है कि कह रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि जिसमें किससे पता चलता है कि एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ रेपो रेट हो सकता है, ठीक है। रेपो रेट का आउटकम कि क्या होगा, अगर हमने रेपो रेट कट किया तो इसका असर क्या होगा। तो आपका पहला कहता है कि हायर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा कहता है हायर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तीसरा कहता है चीपर लोन, ठीक है, लोन जो है आपका चीप हो जाएगा, मतलब सस्ता हो जाएगा। उसके बाद आपका कहता है फोर्थ आपका हायर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जो है मार्केट में वो आपका क्या होगा, हायर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, जिसके रिगार्डिंग कि अगर आप रेपो रेट कट करते हैं तो क्या होगा, उसके बाद क्या हो सकता है, बताइए।
देखो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, अगर हम रेपो रेट कट करते हैं तो हायर इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, लोन चीपर हो जाएगा, ठीक है, और हायर लिक्विडिटी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, हायर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, ठीक है। कैसे, देखो हम बात करते हैं, हम देख लेते हैं रेपो रेट को। तो देखो रेपो रेट को हमको देखते हैं तो क्या कहता है, रेपो रेट कर रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ रेपो रेट, ठीक है। अगर हम रेपो रेट में कमी करते हैं, विच इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक, ठीक है। अगर जिस पे ये रेट, ये रेपो रेट वही है जिस पर क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बाकी कमर्शियल बैंकों को क्या होती है, लोन देती है या पैसा देती है लेंड्स पर, ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। तो ये आपको रेपो रेट कट करने पे क्या होगा, ऑफ कोर्स जो है, अगर कम रेट पर बैंकों को लोन मिलेगा तो बैंक आगे भी लोन कम रेट पे देंगे, तो क्या होगा, लोन जो है चीप हो जाएगा, मतलब सस्ता हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बूस्ट मिलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इंक्रीज होगा लिक्विडिटी मार्केट में, जो है मार्केट में जो लिक्विडिटी का क्या फ्लो जो है रेगुलर हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा, बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं, बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। हायर इन्फ्लेशन क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खरीदना चालू करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक सेकेंड, एक मिनट 1 सेकेंड, ओके। आपका क्या हो जाएगा, आपका 1/3 4 करेक्ट हो जाएगा, तो जिसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओनली 3, ओके, अगर आप रेपो रेट कम करते हैं तो। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। लुक, द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रे मैटर इन ह्यूमन ब्रेन्स। ह्यूमन ब्रेन्स में, मानव मस्तिष्क में आपका ग्रे मैटर जो कह रहा है वो किसका फंक्शन करता है, क्या फंक्शन है उसका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ट्रांसमिटिंग द सिग्नल बिटवीन द न्यूरॉन्स के बीच में आपका क्या होता है, सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करता है। दूसरा आपका कह रहा है प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग द मसल मूवमेंट, ठीक है, कह रहा है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और मसल मूवमेंट को क्या होता है, आपको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद आपको कहता है सी प्रोटेक्टिंग द ब्रेन फ्रॉम इंजरी से ब्रेन को बचाता है, ठीक है। डी कहता है मेंटेनिंग द ब्रेन ब्लड सप्लाई, ब्रेन के ब्लड सप्लाई जो है दिमाग के ब्रेन के जो ब्लड सप्लाई है उसको मेंटेन रखता है। तो बताओ ये ग्रे मैटर का काम क्या होता है ह्यूमन ब्रेन में, बताओ, इजी क्वेश्चन है। देखो तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ओके, प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग द मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को देता है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये जो ग्रे मैटर जो है, ग्रे मैटर, देखो ग्रे मैटर की बात करता तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये प्राइमरली क्या होता है, ये आगे देखो तो ये बात करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड और ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में ये मदद करता है। उसके बाद क्या करता है, कंट्रोलिंग द मसल मूवमेंट एंड सेंसरी परसेप्शन, मनी इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अगर आप ये सारे एक्टिविटी हैं, ये सारे एक्टिविटी में इसका काम होता है, ठीक है, ये फंक्शन करता है। उसके बाद एक ग्रे मैटर के साथ साथ आपका क्या होता है, एक वाइट मैटर भी होता है, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। तो ग्रे मैटर के साथ साथ क्या होता है, वाइट मैटर भी होता है, ठीक है, विच मेनली कंटेन द माइलिनेटेड एक्सेंट दैट ट्रांसमिट द सिग्नल। ग्रे मैटर इज इन्वॉल्व इन द एक्चुअल कम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन विद इन द नर्वस सिस्टम, ठीक है। ग्रे मैटर का काम क्या है बेसिकली कि वो कोई भी जो ये सारे एक्टिविटी हैं उसमें क्या फंक्शन करता है। लेकिन वाइट मैटर क्या होता है, वाइट मैटर मेनली क्या होता है, वो मेनली ट्रांसमिट करता है सिग्नल, ठीक है। ये वाइट मैटर का बात है, ठीक है, और ये ग्रे मैटर का, ठीक है। तो आपको दोनों ग्रे और वाइट मैटर समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, ओके। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो। जय हिंद। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 11th of April 2025. Let's start from our first question. Look, before we start our first question, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, ओके। नाउ और फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ओके। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही बिलोंग्स विथ हिज वाइफ सावित्री फुले, उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम सावित्री फुले था। इस्टेब्लिश वन ऑफ द फर्स्ट स्कूल फॉर द गर्ल्स इन इंडिया इन पुणे 1848, जिन्होंने क्या किया था, गर्ल्स स्कूल को पहली बार इंडिया में
जो स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी, वो पुणे में की गई थी 1848 में। ओके, उसके बाद आगे कहता है बिकम द पाइनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन, जो कि एक महिला के शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया था। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज ही इस्टैब्लिश द सत्य शोधक समाज टू एडवोकेट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर। ठीक है, उन्होंने कह रहा है कि देखो ये सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जो क्या करता था, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर का क्या अनुयायी करता था। ओके, तो ये आपको बताओ इसमें से दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ज्योतिबा फूले को लेकर के। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ओके, स्टेटमेंट सेकेंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी 1827 में। एक सेकेंड कंफर्म एक बार। ओके, सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में। ओके, 1873 में सत्य शोधक के समाज की स्थापना की गई थी। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि सिर्फ ज्योतिबा फूले ने नहीं, ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले दोनों ने मिलके गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी 1848 में पुणे में। ठीक है, उसके बाद बात करता है, ये सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और साथ साथ आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि एक बुक लिखा था उन्होंने, जो कि बहुत ही फेमस बुक है, गुलामगिरी नाम से एक बुक है। ठीक है, गुलामगिरी नाम से बुक है, जो कि ज्योतिबा फूले जी ने लिखा था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, कभी पूछ लीजिएगा एग्जाम में। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। लुक, द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंड पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है, भारत में सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है। ओके, पहला कहता है अटारी लैंड पोर्ट, दूसरा कहता है मोरा लैंड पोर्ट, तीसरा कहता है पेट्रोपोल लैंड पोर्ट, उसके बाद डी कहता है रक्सोल लैंड पोर्ट। तो बताओ इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज पेट्रोपोल लैंड पोर्ट जो है वो आपका भारत का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है हमारे भारत में। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। अब देखो देख लेते हैं थोड़ा सा पेट्रोपोल। तो देखो ये जो है हमारा कोलकाता में है पेट्रोपोल लैंड पोर्ट। ठीक है, ये जो आपका कह सकते हो कि आपका कोलकाता में सबसे बड़ा जो कि लैंड पोर्ट है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी पढ़ते लिखते रहो। जय हिंद। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। टुडे इज 12th ऑफ अप्रैल 2025, 12 अप्रैल 2025 है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लुक, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ स्टेट हैज़ टू रिफर अ बिल टू द प्रेसिडेंट मैंडेटरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल को, कोई अगर किसी राज्य का राज्यपाल है तो वो किस बिल को प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को के लिए मैंडेटरी रेफर कर सकता है उनकी सलाह के लिए, ऐसे कौन से केसेस में। ओके, तो पहला कहता है इफ़ इट गोज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कह रहा है कि अगर भारत के प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में अगर वो बिल जाता है, या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ जो इंडिया है, इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है स्टेट और यूनियन का, उसके अगेंस्ट अगर बिल रहता है तो वो प्रेसिडेंट के लिए सलाह पर जा सकती है। ओके, बी कहता है आपका इट ब्रिंग्स प्रोविजन विच नेगेट्स एनी ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। कह रहा है कि ये लॉ जो है वो प्रोविज़न तब होगा जब कोई लॉ है जो कि मेड बाय पार्लियामेंट के द्वारा पहले से वो बना हुआ होगा। ठीक है, जो उसका बहिष्कार करती हो उस बिल का। ठीक है, सी कहता है इफ़ इट्स ब्रिंग एनी चेंजेस टू द एग्रीकल्चर इनकम और डिवोल्यूशन ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ द फंड ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, कह रहा है कि ये बिल जब कोई चेंजेस होगी एग्रीकल्चर इनकम को लेकर के, या कोई डिवॉल्यूशन होगी फंड को लेकर के सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, तो उस केसेस में ये कहा जा सकता है कि वो राष्ट्रपति को ये रेफर किया जाएगा। ओके, डी कहता है इट वुड बी डिमिनिश द हाई कोर्ट पावर और टू एन एक्सटेंट दैट थ्रेटन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। कह रहा है कि ये जो है ये हाई कोर्ट का पावर अगर डिमिनिश किया जाएगा तब ये ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को एक्सटेंड करने के लिए वो राष्ट्रपति की सलाह ले सकता है ऐसे बिल पर। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस केसेस पे डी वाला जो केसेस है, इस केस पे आपका क्या कर सकता है
कि कोई भी राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह ले सकता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द सेकंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कवच सिस्टम। कवच सिस्टम जो है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, आपका कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। ओके, नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ एन इंडिजिनली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसको ATPS कहते हैं, बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको बेल कहते हैं, इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री। कह रहा है कि ये एक डेवलप ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा बनाया गया है और उनके पार्टनरशिप में कौन थे, इंडियन इंडस्ट्री के साथ। ओके, तो ये आपका कवच का पहला ऑप्शन है। ठीक है, आप देखते हो कि कवच जो ऑटोमेटिक ट्रेन रोक देती है ऐसा कभी, जिससे क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट या कोई ऐसी दुर्घटना घटने वाली हो तो उस पर ब्रेक लगाया जा सकता है। ठीक है, सेकंड कहता है इट एक्टिवेट द ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इफ द ड्राइवर फेल्स टू कंट्रोल द ट्रेन एज पर द स्पीड रिस्ट्रिक्शन। कह रहा है कि ये एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को ऑटोमेटिक कर देगा, जो ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम है उसको ऑटोमेटिक एक्टिवेट कर देगा उस केस में, जिस केस में अगर ट्रेन का जो ड्राइवर है वो कंट्रोल खो देता है ट्रेन पर से। ठीक है, और उसकी स्पीड रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है। तो बताओ कवच जो है सिस्टम, कवच सिस्टम, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कवच सिस्टम को लेकर के, बताओ। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपका स्टेटमेंट सेकंड आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग कैसे है, देखो ये जो बात कर रहा है ना कि आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, नहीं जी, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये बनाया गया है आपका, बात करता है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDSO भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, और इंडियन इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा उस बेसिस पे, तो आपका हो जाएगा B ओनली 2। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा B। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बाकी पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद, जय। Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 14th April 2025. Let's start from our first question. Before we start, today is 14th April. Today is अम्बेडकर जयंती, तो अम्बेडकर जी की जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, नाउ focus on first question. Look, our first question is which of the following statement are correct in the respect of Central Reserve Police Force यानी CRPF। CRPF को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये आपको पूछ रहा है। ओके, नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द CAPF, जिसको कहते हैं द CAPF फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। ठीक है, यहाँ पर CRPF होगा। ठीक है, तो ये आपका कह रहा है कि जो CRPF है वो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा कहता है द CRPF इज़ द लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इन इंडिया। ठीक है, कह रहा है कि CRPF जो है बहुत बड़ा सबसे लार्ज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है भारत में। ठीक है, थर्ड कहता है द प्राइमरी रोल ऑफ CRPF इज टू असिस्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी राज्य या किसी भी यूटी में, आपका केंद्र शासित प्रदेश में, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कह सकते हैं मिसबिहेव होता है तो उसमें CRPF का प्राइमरी रोल होता है कि वो वहाँ जा कर के असिस्ट करें स्टेट और यूनियन टेरिटरी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ओके, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट कहता है। तो बताओ CRPF को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो हमारा D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ओके, और कुछ इसमें है नहीं, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द सेकंड क्वेश्चन इज आर्टिकल 175 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द पावर ऑफ गवर्नर टू। कह रहा है अनुच्छेद 175 जो भारत के संविधान में है वो राज्यपाल की शक्तियों का
व्याख्या करता है तो क्या बताता है राज्यपाल की शक्तियों का। फर्स्ट कहता है प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर, कोई भी बिल प्रपोज किया जाता है लेजिस्लेचर में। सेकंड कहता है एड्रेस द हाउस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सेशन, सेशन चलते समय किसी भी समय हाउस को एड्रेस करने का काम, संबोधन करने का काम, ये उसके पास पावर है। ये आपका बी स्टेटमेंट कह रहा है। सी कहता है डिस्कस द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विद द लेजिस्लेचर, कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस का जो मैटर है वो लेजिस्लेचर विधानसभा में डिस्कस किया जाना चाहिए। और ये आपको राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है तो ठीक है, आपका 175 का ये ऑप्शन ये कह रहा है कि डिस्कस मैटर किया जाना चाहिए, कोई भी नेशनल मुद्दा है जो, ठीक है। डी कहता है रिक्वायर द लेजिस्लेचर टू सेंड द बिल टू हिम फॉर असेंट, ठीक है। कह रहा है कि बिल रिक्वायर लेजिस्लेचर का ये काम होता है कि वो बिल असेंट के लिए राज्यपाल के पास भेजें, उसका एक रिक्वायरमेंट है, वो आर्टिकल 175 कहता है। ये आपका डी ऑप्शन कह रहा है। तो बताओ 175 को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है राज्यपाल को में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस द हाउस एट एनी टाइम ड्यूरिंग सेशन, सेशन चलते समय, जैसे देखो सेशन चलता है ना, जैसे हमारे लोकसभा में सेशन चलता है, बजट सेशन होती है और विंटर सेशन होता है और समर सेशन होता है, ठीक है। मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। तो ये आपका जो होता है ये सेम आपका स्टेट में भी होता है, राज्य में भी होता है, बजट सेशन, विंटर सेशन और शीतकालीन जो कहते हैं, ठीक है, मानसून सेशन। तो ये जो सेशन चलते होता है ना, उस समय आपके गवर्नर यानी राज्यपाल को ये अधिकार है, वो किसी भी टाइम एड्रेस कर सकते हैं हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर को किसी भी समय, ठीक है। वो कौन से अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 175 आर्टिकल 175 में, ओके। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ. Today is 15th April 2025. Let's start from our first question. Look, the first question is consider the following statement regarding जालियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। जालियांवाला बाग जो हमारा दुर्घटना हुई थी उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है जालियांवाला बाग इंसिडेंट को लेकर के। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज जालियांवाला बाग मैसेकर occur in 1919 during a peaceful gathering protesting the repressive Rowlatt Act। कह रहा है कि जालियांवाला बाग जो है वो 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था, ठीक है। ड्यूरिंग अ पीसफुल गैदरिंग प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट हो रहा था शांतिपूर्वक से, ठीक है। किसके विरुद्ध, रॉलेट एक्ट आया था उसके विरुद्ध, ठीक है। तो वो उस समय हुआ था, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज जालियांवाला बाग, sorry, the British government promptly issue an official apology and dismiss the General Dyer from the service after the incident। कह रहा है इस इंसिडेंट के बाद, जैसा कि हमें पता है जालियांवाला बाग में जो जनरल डायर था उसने गोलियां चलवा दी थी और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उसके रिगार्डिंग ये सेकंड स्टेटमेंट है कि आपका कि उसके बाद क्या हुआ था कि तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बैठाई थी। तो ये कह रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बैठाने में ऑफिशियल अपॉलॉजी मतलब एक माफ़ीनामा किया था और जनरल डायर को उसके नौकरी से यानी उसके पद से डिसमिस कर दिया था, निकाल दिया था जनरल डायर को, ठीक है, उस इंसिडेंट के बाद। तो बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है जालियांवाला बाग इंसिडेंट को लेकर के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है, सेकंड गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है क्योंकि आपका जालियांवाला बाग 1919 13 अप्रैल 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, जालियांवाला बाग। तो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। सेकंड स्टेटमेंट आपका इसलिए गलत है कि ऑफिशियल अपॉलॉजी बहुत ही लेट आई थी, डिसमिस नहीं किया गया था, उसको रिलाइव दिया गया था, ठीक है, कि मतलब उनको सस्पेंड कर दिया गया था, हटाया नहीं गया था, ठीक है, और वापस ब्रिटेन बुला लिया गया था, ठीक है। ऑफिशियल अपॉलॉजी बहुत ही डिले करके आई थी, ठीक है। तो एक नीपा पोती का काम हुआ था उस पर, ठीक है। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ओनली वन, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी उसी के टाइम पीरियड के रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉन्टेग जेमफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग जेमफोर्ड रिफॉर्म को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिवाइडिंग द सब्जेक्ट इनटू द रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट।
कह रहा है कि ये इंट्रोड्यूस किया था डायरकी, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो मॉन्टेग जेम्स रिफॉर्म आई थी, ठीक है, और डिवाइड कर दिया था सब्जेक्ट को इनटू रिजर्व और ट्रांसफ़र लिस्ट में, ठीक है, यानी जो भी सब्जेक्ट थी उसको दो लिस्टों में बांट दिया गया था कि ये डिपार्टमेंट किसके अंडर आएगा, वो किसके अंदर आएगा, वो किसके अंदर आएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट एस्टैब्लिश अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल एंड कंसिस्टिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिश करेगा, एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, और उसके बाद कंसिस्ट किया गया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट दोनों बनाया गया था ये उस समय। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कहता है। तो बताओ इस दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है मॉन्टेग जेम्सफोर्ड रिफॉर्म को लेकर के। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2, सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ओके, दैट सॉल्व फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो, धन्यवाद। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ. Today is 16th of April 2025. Let's start from our first question. Look, the first question is, consider the following statement about the significance of application salt chinmay. ठीक है, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है सॉल्ट चिन्मय को लेकर के। ओके, तो बताओ तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बताओ। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपका स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट होगा, स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ओके, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो उसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 और 3 ओनली। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग। ये जो स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है इन द रिस्पेक्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो आपका पहला स्टेटमेंट कहता है द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज ए जुडिशियल बॉडी इस्टेब्लिश टू प्रोसिक्यूट द इंडिविजुअल फॉर क्राइम लाइक जिनोसाइड्स, वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। कह रहा है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ICC, ये एक जुडिशियल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल को, किसी भी इंडिविजुअल को क्राइम के लिए जो क्राइम करता हो, जेनोसाइड्स में जिसका इन्वॉल्वमेंट देखा जाता हो, वॉर में देखा जाता हो, वॉर क्राइम में देखा जाता हो, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में देखा जाता हो, और क्राइम ऑफ एग्रेशन में देखा जाता हो। ठीक है, उस पर ये क्या करेगी, प्रोसिक्यूट करेगी किसी भी इंडिविजुअल को लेकर के। ये आपका ICC का फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड आपका कहता है द ICC हैज़ यूनिवर्सल जुरिडिक्शन ओवर ऑल क्राइम्स कमिटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि ICC के जो जुरिडिक्शन है वो यूनिवर्सल है कि पूरे देश में कहीं भी अगर क्राइम कमिटेड होती है तो उसके अंडर आएगी। आपका सेकंड स्टेटमेंट कहता है। तो बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेकर के। देखो तो इसका आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। देखो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। ठीक है, ये यूनिवर्सल जुरिडिक्शन नहीं होता है पूरे ओवरऑल इन द वर्ल्ड। ये उसी कंट्री के अंडर उनका जुरिडिक्शन चलेगा जो कंट्री उनके मेंबर है, मेंबर्स कंट्री जो है उन्हीं के अंडर चलेगा बस, बाकी पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। ओके, तो आपका फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो हमारा उसके रिगार्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। ओके, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहो, धन्यवाद। हाय एवरीवन, welcome to daily current affair MCQ. Today is 17th April 2025. Let's start from our first question. Look, before we start the first question, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और नहीं तो आपको चैनल के अबाउट में मिलेगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द प्राइवेट एंटिटीज इन अ टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल, जिसको TOT कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आज का द हिंदू और
इंडियन एक्सप्रेस से उठाया गया दोनों क्वेश्चन है, ठीक है, बनाया गया है, ठीक है। तो ये इसलिए 17 अप्रैल रखा गया क्योंकि आज जो मॉर्निंग में न्यूज़ पेपर आई होगी उसी से ये क्वेश्चन है। ओके, सो द क्या कहता है आपका, द प्राइमरी रोल ऑफ द प्राइवेट एंटिटीज इन टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, ठीक है। कह रहा है कि इसमें प्राइवेट एंटिटी का क्या रोल है, जो टोल ऑपरेट ट्रांसफर जो हमारा मॉडल आया है अभी न्यूज़ में, उसमें इसका प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उसका क्या रोल है। तो देखो बात करता है डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उसका रोल क्या है कि डिज़ाइन करना और कंस्ट्रक्ट करना न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसको, ठीक है। बी कहता है प्रोवाइडिंग फंडिंग विदाउट इन्वॉल्वमेंट इन ऑपरेशन और मेंटेनेंस, क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग फंडिंग, फंड प्रोवाइड करना विदाउट द इन्वॉल्वमेंट इन ऑपरेशन और मेंटेनेंस, ठीक है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बिना आपको क्या करना है, क्या कह सकते, प्रोवाइड फंड करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सी ऑपरेटिंग मेंटेनिंग एंड कलेक्टिंग द टोल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कह रहा है ऑपरेट करना और मेंटेन करना और कलेक्ट करना टोल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको लेकर के। ओके, डी कहता है रेगुलेटिंग द टोल रेट एंड इंश्योरिंग द कंप्लाइंसेस विद द सेफ्टी स्टैंडर्ड, ठीक है। कह रहा है कि रेगुलेट करना है टोल रेट को और इंश्योर करना है कंप्लाइंसेस को सेफ्टी स्टैंडर्ड के तौर पर, ठीक है। तो बताओ इस पे, इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र को लेकर के, जिसमें प्राइवेट एंटिटी का क्या रोल होता है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, प्राइवेट एंटिटीज़ जो है उसका उनका रोल क्या है, ऑपरेटिंग मेंटेनिंग और कलेक्टिंग द टोल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है उससे, और उसको ऑपरेट करना, मेंटेन करना और कलेक्ट करना वहाँ से टोल, ठीक है, एक टाइम पीरियड तक, ठीक है। एक टाइम पीरियड दिया गया उसी पीरियड तक, ठीक है। अगर वो टाइम पीरियड एंड होता है उसके बाद वापस गवर्नमेंट के अंडर चला जाएगा वो, ठीक है। तो इसका आपका क्या होगा, सी होगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, प्राइवेट एंटिटीज का रोल। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइप 5 डायबिटीज। टाइप 5 डायबिटीज जो है उसके लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। ओके, आपका पहला स्टेटमेंट कहता है टाइप 3 डायबिटीज मेलिटस इज नोन एज माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज, MDRM कहता है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, ठीक है, MRDM कहता है, ठीक है। तो इसको क्या है, टाइप 5 डायबिटीज को इस नाम से भी जाना जाता है। सेकंड कहता है इट कैन बी फुल्ली रिवर्स्ड बाय द ओवरकमिंग माल न्यूट्रिशन बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, ठीक है। कह रहा है कि इससे अगर छुटकारा पाना है या अगर इससे निजात पाना है या इसका क्योर जो है वो कह रहा है कि माल न्यूट्रिशन, ओवरकमिंग द माल न्यूट्रिशन बाय टेकिंग द बैलेंस डाइट, क्या कहता है कि एक बैलेंस डाइट खाना टेक करने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए, जिससे क्या होगा, इसको फुल्ली रिवर्स्ड हम कर सकते हैं। ओके, तो बताओ इसमें से टाइप 5 डायबिटीज़ को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, देखो होता क्या है ना, टाइप 5 जो है, टाइप 5 डायबिटीज़ जो है बेसिकली वो लीन और मेल न्यूट्रिशन जो बच्चे हैं उन पे ये इफेक्ट करता है, ठीक है। वैसे बच्चे जो लीन है नहीं दुबले पतले हैं, ठीक है, और मॉल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के शिकार है, ठीक है, कुपोषण के शिकार है, उनको होता है बेसिकली ये, ठीक है। और ये आपको क्या कह सकते हो, मिडिल इनकम कंट्रियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, वैसे कंट्री जिनका इनकम बहुत ही लो और मिडिल है। ओके, तो इसमें जो टाइप 5 डायबिटीज़ का लेकर के जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि टाइप 5 डायबिटीज़ मेलिटिस बात कर रहा है, वो मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज़ मेलिटिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये ओवरकमिंग है, ये मेल न्यूट्रिशन एक बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट लेने से रिवर्स नहीं होगा, क्योर नहीं होगा। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। उसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ओनली 1। ओके, केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड आपका गलत है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो, धन्यवाद। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 18th April 2025। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लुक, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका 18 अप्रैल 2025 द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस से जो न्यूज़ आती है उससे बनाया हुआ करंट अफेयर MCQ है। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द K218B रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। अभी रिसेंट में क्या देखने को मिला था, एक K218B जो है वो एक न्यूज़ देखने को मिला था रिसेंट में, जो आज के न्यूज़पेपर में, जो आपको क्या कहते हो कि सुपर अर्थ जो होता है उसके रिगार्डिंग है, जो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ में था। तो बताओ इसमें से आपका K218B 18B को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि ये किस लिए, किस पर्पस पे न्यूज़ में था।
आपका पहला ऑप्शन क्या कहता है, सुपर अर्थ एक्सपो प्लैनेट, बी कहता है जीन एडिटिंग टूल्स, सी कहता है ह्यूमन जीन्स लिंक टू कैंसर, डी कहता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मॉड्यूल्स। तो बताओ इसमें से K218b जो है वो रिसेंट न्यूज़ में क्यों था। अब देखो K218b जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक सुपर अर्थ एक्सपो प्लैनेट है, ठीक है, सुपर अर्थ एक्सपो प्लैनेट है K218b। इसके बारे में आगे बात कर ली जाए तो ये है क्या कि एक सुपर अर्थ एक्सपो प्लैनेट है जो कि ऑर्बिट एम टाइप ऑफ स्टार का है, ठीक है, जिसकी मास है आपका 8.92 अर्थ, ठीक है, और जो कि आपका वन ऑर्बिट कंप्लीट करने में आपका 32.9 डेज लेता है, यानी 32 डेज 9 आवर आपका कंप्लीट करने में लेता है वन ऑर्बिट स्टार का, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक्सपो प्लैनेट है अर्थ का, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ओके, सुपर अर्थ एक्सपो प्लैनेट, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होलकर डायनेस्टी। होलकर डायनेस्टी को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट कहता है इट वाज फाउंडेड बाय द मल्हार राव होलकर इन द अर्ली 18th सेंचुरी एज अ पार्ट ऑफ ए मराठा कॉन्फेडरेट, ठीक है। कह रहा है कि ये होलकर मल्हार राव होलकर के द्वारा ये डायनेस्टी जो थी स्थापित की गई थी, ठीक है, जो कि 18th सेंचुरी में था, ठीक है, और ये मराठा के टाइम का बात है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कहता है अंडर द अहिल्या बाई होलकर रूल द डायनेस्टी कैपिटल वाज स्टैब्लिश एट द इंदौर एंड द सिटी बिकम द प्रोमिनेंट कल्चर एंड कमर्शियल हब, ठीक है। कह रहा है कि जब अहिल्या बाई होलकर, जो कि होलकर डायनेस्टी की ही रूलर थी, ठीक है, उनका जब राज्य था, उनका जब रूल चल रहा था होलकर डायनेस्टी के टाइम पर, तो क्या किया गया था, जो इसका कैपिटल था होलकर डायनेस्टी का वो इंदौर में इस्टेब्लिश कर दी गई थी, इंदौर स्थापित कर दिया गया था, और इसलिए इंदौर जो है उसी समय से आपका प्रोमिनेंट कल्चर और कमर्शियल हब बनकर तैयार है, ठीक है, तभी से जाना जाता है इंदौर, ओके। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है होलकर डायनेस्टी को लेकर के। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। उसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 and 2, ओके, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बाकी पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 19th April 2025। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लुक, ये जो है द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़पेपर है 19 अप्रैल 2025, उससे निकाले हुए न्यूज़ से आपके क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, MCQ हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन आप NCERT में ही पढ़े होंगे, तो क्लाउड फॉर्मेशन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको पूछ रहा है, ओके। फर्स्ट कहता है क्लाउड फॉर्म व्हेन अ वार्म मोइस्ट एयर राइजेस कूल एंड वाटर वेपर कंडेंसेंस अराउंड द टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। कह रहा है कि क्लाउड तब बनते हैं जब जो भी वार्म और मोइस्ट एयर हैं, जो कि वार्म गर्म हवाएं हैं, वो क्या होता है, कूल होना शुरू करते हैं और वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उसको हम कह रहे हैं उससे से क्लाउड बनता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द क्लाउड फॉर्म प्राइमरली थ्रू द डायरेक्ट फ्रीजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू द आइस क्रिस्टल एट द हाई लैटिट्यूड। कह रहा है कि क्लाउड जो फॉर्म होता है वो सीधा क्या होता है, डायरेक्ट फ्रीजिंग ऑफ वाटर वेपर होता है, ठीक है, वाटर वेपर को फ्रीज करने से होता है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्लाउड फॉर्मेशन को लेकर के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो जाएगा, ओके। तो जिसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली 1, ओके। ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निसार, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज अ जॉइंट मिशन ऑफ। निसार जो है आपको कह रहा है कि फर्स्ट काइंड ऑफ ए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो किसका मिशन है, ठीक है, नासा ESA का मिशन है, इसरो ESA का मिशन है, ESA JAXA का मिशन है, और इसरो नासा का मिशन है। तो बताओ ये किसका मिशन है, बताओ।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका हो जाएगा डी, इसरो और नासा। इसरो और नासा मिलकर के निसार मिशन को लॉन्च किए हैं, तो ये इसरो और नासा का मिशन है। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। Today is 21st April 2025. Let's start from our first question. Look, the first question is consider the following statement regarding the जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। फर्स्ट statement is it was launched in 2019 under the Ministry of Jal Shakti to provide the safe and adequate drinking water through individual household tap connection in rural India। कहता है कि 2019 में ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, ठीक है। और इस स्कीम को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य जो था वो सेफ और एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करना था, ठीक है। कि जो भी ड्रिंकिंग वाटर पीने योग्य जो पानी है उसको रूरल हाउस होल्ड मतलब ग्रामीण इलाकों में पहुंचाना था मकसद, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट वॉज एम टू अचीव 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इन ऑल द रूरल हैबिटेट बाई दिसंबर 2024। इनका ये एम था, इनका ये गोल था कि 2024 दिसंबर 2024 तक 100% हाउस होल्ड जो ग्रामीण इलाकों में जो घर हैं वहाँ तक टैप कनेक्शन पहुँचा देना है, ठीक है। ये इनका 2024 दिसंबर का ये गोल था, ठीक है। तो बताओ जल जीवन मिशन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। So the correct option is C. Okay, 1 and 2. Now move to the next question. देखो, the second question is Article 25 and 26 of the Indian Constitution deal with which of the following fundamental rights in India। कहता है कि आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 जो है भारतीय संविधान में कौन से राइट्स के लिए है, कौन से अधिकार की बात करता है, मूल्य अधिकार की बात करता है। ये कहता है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर्स एंड चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कह रहा है कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है वो कहता है ए ऑप्शन आपका कि राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, आपका जो आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो, प्रोहिबिशन इन ऑल फॉर्म्स ऑफ, जैसे आपको मजदूरी हो, आपको अपने मजदूरी की आपका मेहनताना बराबर नहीं मिला, चाइल्ड लेबर हो या ट्रैफिकिंग हो, खरीद बिक्री हो मानव का, उसके लिए ये रोक लगाता है, ठीक है। बी कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं उसके लिए आपको कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, ये आपको फंडामेंटल राइट्स है ये बता रहा है, ठीक है। सी कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ को साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कह रहा है कि आपको किसी भी धर्म, किसी भी रोजगार, किसी भी किसी भी रोजगार और किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है। ऑप्शन सी कह रहा है। डी कहता है राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन कंजर्व देयर कल्चर एंड लैंग्वेज और अ स्क्रिप्ट राइट टू माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेशन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। कह रहा है कि ये अधिकार देता है, डी ऑप्शन कहता है कि ये अधिकार है भारत के नागरिकों को कि वो अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, अपनी भाषा को कंजर्व कर सकते हैं और अपने जो स्क्रिप्ट है, लिखने की जो शैली है उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो माइनॉरिटीज़ के, जो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनको भी ये देने का बात करता है, ये ऑप्शन डी, ठीक है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे आप अपने कल्चर पे, आप अपने भाषाओं पर, आप अपने माइनॉरिटीज़ के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको खोलने का अधिकार देता है, ठीक है। ऑप्शन डी कहता है। तो बताओ आर्टिकल 25 और 26 क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आर्टिकल 25 26 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ को साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट ऑफ रिलेशंस और रिलीजन। ओके, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उसी के बाद हम और देख लेंगे कि आपका जो और भी आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ को साइंस एंड प्रोफेशन की बात करता है। आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम ऑफ एज अ पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। डी कहता है फ्रीडम एज द अटेंडेंस ऑफ रिलीजन इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजन ऑफ वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आपको किसी भी
रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है, किसी इंस्टीट्यूशन में किसी में आपको रिलीजियस वर्शिप का अधिकार देता है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 8 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ. Today is 25 April 2025. Let's start from our first question. Look, the first question is, consider the following bacteria. Which of the above state bacteria can cause the food poisoning and illness? कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, ये बैक्टीरिया के नाम हैं और इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण फूड पॉइजनिंग और इलनेस होती है, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन कहता है लैक्टोबैक्सिलस, दूसरा कहता है सल्मोनेला और तीसरा कहता है आपका ई कॉली। तो बताओ इसमें से कौन सा बैक्टीरिया है जिसको लेकर के आपका फूड पॉइजनिंग और इलनेस होती है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 2 and 3, ओके। और ए स्टेटमेंट आपका गलत होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 2 and 3 ओनली, ओके। लैक्टोबैक्सिलस नहीं होगा, ठीक है। आपका 2 और 3 हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR ऑफन सीन इन न्यूज़ इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। कह रहा है कि ये जो टर्म है एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू AGR जिसको कहते हैं, ये आजकल न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो ये आपका पहला ऑप्शन कहता है कि ये रिवर वाटर ट्रांसपोर्टेशन में न्यूज़ में था, बी कहता है स्पेस टूरिज्म में, सी कहता है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, डी कहता है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर के ये न्यूज़ में था। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जिसके अंडर ये आपका आता है एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू AGR, बताओ। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज आपका हो जाएगा सी, टेलीकॉम सेक्टर होता है AGR, ठीक है, वहाँ से ये रिलेटेड है एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू, ओके। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो। जय हिंद। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ. Today is 26th April 2025. Let's start from our first question. Look, ये जो सेशन है ये आपका द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो आती है उसको लेकर के क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है, ठीक है। जो द हिंदू में न्यूज़ होते हैं और इंडियन एक्सप्रेस में होते हैं उसको लेकर के क्वेश्चन यहाँ फॉर्म होते हैं करंट अफेयर MCQ के तौर पे, ओके। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर। ये जो सारे रिवर नदियों के नाम दिए हुए हैं उसमें से आपको बताना है, एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज़ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अबव रिवर। कह रहा है कि ये जो जितने नदियों हैं उसमें से जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अभी देखो रिसेंट में बहुत न्यूज़ में था, इंडस वाटर ट्रीटी है एक्चुअली, क्योंकि इंडिया के जो कश्मीर है हमारा, और जो वहाँ जो एक जगह है जिसको कहते हैं टूरिस्ट प्लेस है पहलगाम, ठीक है, वहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ है और टूरिस्ट लोगों को निशाना बनाया गया, जिसमें ये हुआ कि उनमें से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। तो इसका सीधा कनेक्शन आपको पाकिस्तान से होता है, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ बॉर्डर लगती है, बॉर्डर ऑफकोर्स वहाँ से घुसपैठ किया जाता है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में इंडिया ने क्या स्टेप लिया? इसके अगेंस्ट में इंडिया ने ये स्टेप लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने रोक दिया है, सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी जो पानी हम इंडस नदी की पानी जो पाकिस्तान की ओर जाती थी उसको सस्पेंड कर दिया गया तत्काल रूप से, ठीक है। तो इसके लिए आपको बताना है कि इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसे कौन से रिवर हैं जो नहीं आते हैं, जो अनरेस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है, वो आपको बताना है, अनरेस्ट्रिक्टेड बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है इंडस रिवर ऑफकोर्स, दूसरा चेनाब, तीसरा झेलम, चौथा ब्यास, पांचवा रवि और छठा सतलज। तो बताओ इसमें से कौन सा रिवर है जो अनरेस्ट्रिक्टेड है इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग। सो द करेक्ट आंसर इज, आपका क्या क्या हो जाएगा आपका, तो देखो ब्यास, रावी और सतलज, ये तीनों जो रिवर है ये अनरेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड रिवर है। और जो आपका फर्स्ट 3 है इंडस, चेनाब और झेलम, ये रेस्ट्रिक्टेड में आते हैं, ठीक है। तो ये 3 नदियों को आप इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग अनरेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। 4, 5, 6, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 4, 5, 6 आपका ब्यास, रवि और सतलज अनरेस्ट्रिक्टेड में आता है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है स्क्रैमजेट इंजन को लेकर के। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट होगा इसका स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है इसका, और इसका सेकंड स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा ए, वन ऑनली। ओके, आपका करेक्ट पूछ रहा था तो ओनली वन हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है, सेकंड आपका गलत है। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 28 अप्रैल 2025। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बिफोर वी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशन चलता है ये द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़पेपर होती है उससे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है उससे इसका करंट अफेयर MCQ बनाया जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आपको ये करंट अफेयर क्वेश्चन कराया जाता है। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2024 गाइडलाइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज वर हाईलाइटेड इन द इंडियन आर्टिफिशियल प्रोसेस। कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का 2024 का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग कौन से इशू हैं जो हाईलाइट करते हैं इंडियन आर्टिफिशियल प्रोसेस को। तो इसमें से पहला आपका स्टेटमेंट कहता है कि आर्टिफिशियल प्रोसीडिंग एंड द लेंदी एंड एक्सपेंसिव, आर्टिफिशियल डिसीजन आर ऑफन वेल रीजन्ड एंड रेयरली चैलेंज, arbitration process often mimic court procedure leading to the inefficiency। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि इंडियन आर्टिफिशियल प्रोसेस को बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट होगा। ओके, सेकंड आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। तो आपका कौन सा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलर डेमोक्रेसी। कह रहे पॉपुलर डेमोक्रेसी को लेकर के कौन सा आपका प्राइमरी कैरेक्टर हो सकता है इसके स्टेटमेंट में। तो आप लोग बताओ कि क्या होगा आपको पॉपुलर डेमोक्रेसी को लेकर के, एक तरीके से लोकतंत्र को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, 1 and 2 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट थर्ड आपका इनकरेक्ट है। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ओनली 2। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 and 2। ओके, यानी ऑप्शन ओनली 2। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद। हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर MCQ। टुडे इज 29 अप्रैल 2025। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लुक, बिफोर वी स्टार्ट, आप लोग को पता होगा ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ पेपर आती है, ठीक है, उससे कवर किया जाता है आपका यहाँ पर करंट अफेयर MCQ। ठीक है, जो भी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़पेपर आती है उसको पढ़कर और उसको देख करके वहाँ से जो इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर को लेकर के वो यहाँ आपके लिए लाया जाता है। ओके, नाउ स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो 2023 में आई थी उसको लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। ये आपके दो स्टेटमेंट है, इसमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो बताओ आप लोग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है, स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत है। ओके, तो केवल
ए सही है, ओनली वन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग गैसेस। ये आपके गैसेस के नेम दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबव आर अमंगेस्ट द 5 मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर। ठीक है, कह रहा है इनमें से बताओ कौन से ऐसे 5 मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि एटमोसफेयर में पाए जाते हैं, उनमें से कौन सा है इन चारों में से। ठीक है, इन चारों में से कौन ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो आपके एटमोसफेयर में पाए जाते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन कहता है ओजोन, दूसरा कहता है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, फोर्थ कहता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बताओ इसमें से कौन आपका ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि आपका एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा। ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड आपके ग्रीन हाउस गैसेज जो कि आपका एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, बाकी थर्ड और फोर्थ आपका नहीं होगा। ओके, अब देखो देख लेते हैं इसके परसेंटेज की बात। तो देखो परसेंटेज की बात कर ली जाए तो देखो कह रहा है 5 मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि आपका एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। पहला आपका वाटर वेपर, दूसरा आपका CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथा आपका, तीसरा आपका CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, फोर्थ आपका नाइट्रस ऑक्साइड है और O3 आपका ओजोन हो गया। ठीक है, ये 5 आपके गैसेस हैं जो कि आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, और आगे की बात कर ली जाए सिंथेटिक गैसेस की जो कि आपके ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में काम करते हैं, तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, ये आपका सिंथेटिक है। ठीक है, ये आपका नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है। ठीक है, आगे इसके परसेंटेज की बात कर ली जाए तो देखो कार्बन इमिशन CO2 कार्बन इमिशन की बात कर ली जाए तो CO2 आपका कितना है 80.53% आपका टोटल है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बात कर ली जाए तो ये आपका जो N2O नाइट्रस ऑक्साइड है ये आपका कितना है 5.13% और CH4 यानी मीथेन जो आपका है 13.32% है और 1% में आपके बाकी अदर गैसेस आ जाते हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा पूछ ले जाएगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद आपका और बाकी अदर गैसेस हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा A1 2। ओके, 1 and 2 ओनली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद। Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 30 April 2025. Let's start from our first question. Before we start, आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको निकाल करके वहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक, देखो आपका पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद द रेफरेंस टू द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कनाडा एंड इंडिया। पॉलिटिकल सिस्टम जो भारत में है और कनाडा में है उसको लेकर के कौन सा आपका इनकरेक्ट है वो पूछ रहा है। ठीक है, आपका पहला कहता है कि कनाडा फॉलो द वेस्टमिंस्टर स्टाइल पार्लियामेंट सिमिलर टू द इंडिया। कनाडा जो है वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट फॉलो करता है जैसा कि भारत में होता है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। ओके, सेकेंड आपका कहता है इन बोथ कनाडा एंड इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम कनाडा की बात करें और भारत की बात करें तो दोनों देशों में क्या है, जो प्रधानमंत्री ही उस देश के हेड होते हैं और सरकार के भी हेड होते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट कहता है। तीसरा कहता है अनलाइक इंडिया कनाडा हैज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर विथ पावर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंस। कह रहा है कि इंडिया की तरह नहीं, लेकिन कनाडा का जो पावर फेडरल स्ट्रक्चर है, जो पावर डिवाइड होती है इंडिया से प्रोविंस सेंटर और प्रोविंस के बीच में, वो कनाडा में ऐसा नहीं देखने को मिलता जैसा इंडिया में है। तो बताओ इसमें से कौन सा आपका जो है कि वो इनकरेक्ट है पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग, कनाडा और इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके रिगार्डिंग बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका सेकेंड और थर्ड, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। सेकेंड और थर्ड दोनों की दोनों गलत हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि वेस्टमिंस्टर स्टाइल फॉलो करता है, तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो हमारा ये दोनों इनकरेक्ट है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा B 2 and 3। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।
कह रहा है इंडियन आर्म फोर्सेस को लेकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट कहता है द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कह रहा है जो CDS हमारी बनाई गई थी, जिसके आपके पहले CDS के जो चेयरपर्सन थे आपके बिपिन रावत जी थे, वो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के जो रक्षा मंत्री के उनके मुख्य सलाहकार, सैन्य सलाहकार हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है। सेकंड कहता है इंडियन नेवी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग इंडियाज़ लैंड बॉर्डर विद नाइबरिंग कंट्री। इंडियन नेवी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेफ गार्ड करे इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है आपके जो पड़ोसियों से लगता है उसको लेकर के, ओके। थर्ड कहता है इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो ऑपरेट जो भी है वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो बताओ इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है स्टेटमेंट। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है केवल, ठीक है। थर्ड गलत है, सेकंड गलत है, ओके। थर्ड फोर्थ दोनों, सेकंड और थर्ड गलत है, फर्स्ट सही है, ठीक है, कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है आपका प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, ठीक है। जिसके आपको बात कर ली जाए कि वो तीनों के आपको 4 स्टार कह सकते हो सर्विस में हैं ये, ठीक है, जिसमें आपको नेवी और आर्मी, इंडियन आर्मी, दूसरा आपका एयरफोर्स, इन तीनों का जो हेड हैं वो इन तीनों को जो हेड हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को हेड करते हैं, ठीक है, आपको उस रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके होम मिनिस्ट्री को मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पे सैन्य सलाहकार के रूप में वो, सॉरी होम मिनिस्टर नहीं, डिफेंस मिनिस्टर के आधार पे उनको वो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, बाकी दोनों के दोनों गलत हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ओनली 1, ओके, केवल आपके एक सही है, तो ओनली 1, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी पढ़ते लिखते रहो। धन्यवाद।